students. This video is for standard 9th and part 2 of chapter 15 life process and living organism. Okay students, ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का. इसका पहला पार्ट आ चुका है, वीडियो अपलोड हो चुका है, तो अब ये सेकंड पार्ट में हम चलते हैं. तो स्टूडेंट अब मैं एक्सक्रीशन से स्टार्ट करने वाली थी, मीन्स प्लांट के एक्सक्रीशन से स्टार्ट करने वाली थी, बट इसके पहले मैं आपको इस वीडियो में ह्यूमन एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगी. इसके बाद हम प्लांट एक्सक्रीशन को पढ़ लेंगे. ठीक है. सो इट इज गिवन इन पेज नंबर 166. ओके, देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस. हमारी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे अलग अलग लाइफ ऑर्गन सिस्टम हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वन ऑफ एक उसमें से ही एक है ना, वन ऑफ देम. तो जैसे कि हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम फूड को लेते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी को हमारी बॉडी के पूरे पार्ट में पहुंचाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू, और उसे हम यूटिलाइज करके दिन भर की एक्टिविटीज करते हैं. उसके बाद दिया है वेरियस वेस्ट मटेरियल आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. हाँ, अब फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में वेस्ट, मतलब जो भी ऑर्गन सिस्टम द्वारा अलग अलग प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में निकलता है. एंड ये वेस्ट मटेरियल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू रिलीज दिस वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी, एक्सक्रीट इट. तो इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना. ओके स्टूडेंट, आई हैव ड्रॉन दिस diagrams here, not so proper, but I will explain it properly, then you can understand it. Okay, सबसे पहले लिखा हुआ है सेकंड पैसेज में, the human excretory system consists of a pair of kidney. हाँ, आपको पता है कि it is consist of pair of kidney, a pair of ureter, sorry, वर्ड गलत हो गया. यूरेटर होता है, पेयर ऑफ किडनी होती है, बीन शेप होता है इसका. उसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा. मैंने जो लिखा नहीं है, द लास्ट पार्ट इज वन यूरेथ्रा, है ना. पेयर ऑफ किडनी, टू किडनीज, इट इज बीन शेप किडनीज. पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेथ्रा, इट इज अ मस्कुलर पार्ट एंड लास्ट वन इज द यूरेथ्रा. तो ये चार जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. Urine is formed by the kidney by separating the waste and the unwanted excess substance from the blood. हमारे ब्लड में से यूरिन बनती कैसे है, बड़ा इसको पढ़ना बार बार समझने के बाद भी कुछ दिनों के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमने इसको पढ़ा नहीं है, इसे डबल पढ़ने की जरूरत है. स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ कि आज आप इस वीडियो को इस तरीके से समझे कि बाद में 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल भर के बाद जब भी कभी आपको ये डायग्राम दिखे तो आप झट से समझ जाओ कि इसे हमने किस तरीके से पढ़ा था. इतने प्रॉपर आपको इस वीडियो को सुनना है. तो लेट्स स्टार्ट. क्या लिखा था फिर भूल गई मैं. यूरिन इज फॉर्म बाय द किडनी बाय सेपरेटिंग द वेस्ट मटेरियल. हाँ, यूरिन जो है ये बनती है, कैसे बनती है, तो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल कर यूरिन बनती है. जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन के थ्रू वाटर के साथ बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो मतलब यूरिन बनती किस में से है, तो पूरे ब्लड में से वेस्ट मटेरियल जब बाहर निकलता है तो वो वेस्ट मटेरियल एज ए यूरिन बाहर निकलता है. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, किडनी में यूरिन कैसे बनाएगी, तो पूरा बॉडी का जो ब्लड है वो इस किडनी में से पास होगा. ठीक है, हमारी बुक में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, हम पढ़ेंगे उसको लास्ट में. तो पूरा ब्लड जो है इस किडनी में से जाने वाला है और फिर ये किडनी जो है उसे फिल्टर करेगी, मतलब उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकाल लेगी, है ना. और फिर जो ब्लड है, मतलब पूरी वेस्ट मटेरियल हमने निकाल लिया, उसके बाद जो ब्लड है, प्यूरिफाइड ब्लड, फिर से हमारी बॉडी में शुरू हो जाएगा, है ना, घूमना शुरू हो जाएगा, सर्कुलेट होते जाएगा. तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, जो आपकी बुक में एक एक पार्ट को लिखा हुआ है. मेरे पास थोड़ा जगह कम पड़ रही थी तो मैंने नहीं लिखा, पर आपको जो मेन चीजें हैं वो मैंने यहाँ लिख दी है. अब आगे आगे जो जो आएगा मैं उसे एक्सप्लेन करती जाऊंगी. ओके
अब देखते हैं कि 2 बीन शेप्ड किडनीज आर सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। हमारे वर्टिब्रल कॉलम मतलब हमारा जो बैकबोन होता है वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में किडनीज प्रेजेंट होती है एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ द एब्डोमेन मतलब पेट वाले हिस्से में बैक साइड में, ठीक है, पेट वाले हिस्से में बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में ये किडनी सिचुएटेड होती है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, फंक्शनल यूनिट क्या होता है इसका? द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसमें ज्यादा काम करता है, फंक्शनल यूनिट है। मतलब एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ, राजा है और राजा के पास सैनिक है, तो क्या राजा जाता है लड़ाई करने? नहीं, कौन जाता है? काम कौन करता है? सैनिक करते हैं। वैसे ही हमारा ये किडनी का एक सिस्टम है पूरा, पर सिस्टम में सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है यहाँ पर? फंक्शनल यूनिट कौन है? तो वो है नेफ्रॉन। ओके, ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक। हाँ, इसमें क्या क्या होता है? अब ये हम नेफ्रॉन की तरफ चलते हैं, फिर से मैं यहाँ पर भी आने वाली हूँ, यहाँ पर भी आने वाली हूँ, ठीक है। तो अब जो दिया है उसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं यहाँ आऊंगी। तो ये जो नेफ्रॉन है, इट कंसिस्ट ऑफ कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेल्स कैप्सूल। ये जो आपको लूप के जैसा दिख, ट्यूब्यूल के जैसा दिख रहा है, उसे हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स कहेंगे। इतने पार्ट को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मींस बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू द बोमेल्स कैप्सूल। बोमेल्स कैप्सूल के पास होने की वजह से इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल। कन्वोल्यूटेड का मतलब क्या है? तो ये नेफ्रॉन के साइज को श्रिंक करते हैं ना, पूरा ऐसा ट्यूब्यूल क्या बोलते हैं उसको, ऐसा पूरा गूथा है ना, गूंथ गया है, उसको शॉर्ट कर दिया उसने ट्यूब्यूल्स बनाकर, है ना, सीधा स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसा आड़ा टेढ़ा हमको नजर आ रहा है, इसलिए इसको कन्वोल्यूटेड बोला गया है। और ट्यूब्यूल तो आपको पता है पाइप के जैसा, तो ये पाइप है। सेकेंड वन इज it is first one बोमेल्स कैप्सूल, दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज लूप ऑफ हेनले। इसे हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और एक और बात बता दूं, ये इस तरीके के बोमेल्स नेफ्रॉन, ये 2 टाइप के नेफ्रॉन हमारी किडनी में होते हैं। किसी में ये लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, तो किसी में लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है। जिसमें लूप ऑफ हेनले छोटा होता है उसे हम कहते हैं शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जिसमें लूप ऑफ हेनले ज्यादा लंबा हो जाता है उसे हम कहते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, तो ये होता है। और उसके बाद ये जो दिया है ट्यूब्यूल, ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब बिकॉज इट इज फ्रॉम द अवे फ्रॉम द बोमेल्स कैप्सूल। बोमेल्स कैप्सूल से दूर होने की वजह से इसे डिस्टल बोला गया है। कन्वोल्यूटेड मतलब फिर से ये ऐसा है, इसलिए इसे कन्वोल्यूटेड कहा गया है। एंड दिस इज ट्यूब्यूल, मतलब ट्यूब्यूल है, ये हमें पता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक देखेंगे, हाँ चलो इसके आगे भी बढ़ लेते हैं, पहले ये क्या है? तो इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। स्टूडेंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आपको बता देती हूँ, इट इज कलेक्टिंग डक्ट। मतलब ये क्या करने वाला है? तो यूरिन को कलेक्ट करने वाला है। ओके, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। अब क्या बचा यहाँ? हाँ, ये बच गया था, है ना, ये दिख रहा है आपको, ये गोल 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 गोल, ये क्या है? तो ये छोटी छोटी कैपिलरीज की जैसी है। मतलब हम थ्रेड का अगर बॉल बना ले तो वो कैसे दिखता है, वैसा ही ये दिखता है। पूरे ब्लड वेसल्स का ऐसा गुत्था है, ऐसा बोल सकते हैं, बॉल के जैसा। तो इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये लैटिन वर्ड से आया हुआ वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है बॉल ऑफ थ्रेड। ओके, और बोमेल्स कैप्सूल ये सर विलियम्स बोमेल्स के नाम से इनका जो वर्ड आया है बोमेल्स कैप्सूल, ये सर विलियम्स बोमेल्स के नाम से आया है। और इन्होंने 25 इयर्स की एज में इसे डिस्कवर्ड किया था, इसलिए उन्हीं के नाम से इसका नाम रख दिया गया है। ओके, तो हाँ, एक और 2 चीजें यहाँ पर दिया है, एफरेंट और इफरेंट। यहाँ से ब्लड जो है अंदर जाता है, और इफरेंट मतलब यहाँ से ब्लड बाहर आता है। ओके, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है। अब थोड़ा यहाँ आती हूँ, ये होते कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ है? किडनी इतनी बड़ी है, हमको दिख रही है, बड़ी है मतलब है तो छोटी। वैसे किडनी का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, या साइज बोल सकते हैं हम, एक ह्यूमन फिस्ट के जितना होता है। मतलब थोड़ी बड़ी मूठ जो होती है, मेरी काफी छोटी हो सकती है, बट इससे थोड़ा बड़ा हम बोल सकते हैं, ह्यूमन फिस्ट के जैसा हो सकता है। और 1 to 1.8 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? तो 1.8 मिलियंस
नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये कहाँ होता है किडनी में, है ना, ये एक हमारा क्वेश्चन है। तो ये देखो, इसे ये किडनी का शेप है, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। मैंने अगर किडनी को ऐसा काटा है, वर्टिकली सेक्शन लिया है, तो वर्टिकली सेक्शन लेने के बाद मुझे ये पता चलेगा कि ये पार्ट जो होता है, आउटर पार्ट जो दिख रहा है आपको, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसे हम मेड्यूला कहते हैं, ओके। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने छोटा छोटा बना के रखा है, एक बनाया और एक और बना दिया, ताकि समझ में आए आपको कि ये पूरे रीजन में आपको ये प्रेजेंट दिखेंगे, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट दिखेंगे, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, छोटा सा एक पार्ट दिख रहा है जो कि मैंने बॉमेंस कैप्सूल बनाया है, उसकी जो ट्यूब्यूल है वो आधी कहाँ गई है, मेडुला में गई है, ये दिख रही है आपको, मेडुला में गई है। फिर जो बची हुई जो है, जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, वो बाहर है, मतलब कॉर्टेक्स रीजन में है। और फिर ये जो है इसे हम फिर मैं नाम भूल गई, कलेक्टिंग डक्ट जिसे कहते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट है। आप इसे समझ रहे होंगे, इसलिए फिर से क्लियर कर दे रही हूँ, कलेक्टिंग डक्ट ये है, ठीक है। अब ये बॉमेंस कैप्सूल हुआ, दिस इज proximal convoluted tubule, and this is loop of Henle, and this one is distal convoluted tubule, and this is collecting duct, okay student। तो ये हमने इसका बता दिया मैंने आपको कि ये इतना पार्ट जो है अंदर होता है और ये भी अंदर होता है, मतलब यहाँ से जो ब्लड आएगा वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के थ्रू इस बॉमेंस कैप्सूल में जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से ये ब्लड अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद जो प्रोसेस होगी उसे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ओके। अब मैंने स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा आपको पढ़ाया। इससे और बेटर पढ़ाने के लिए आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके कमेंट्स में मुझे ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो मैं खुद से ही अच्छे बनाऊँ, आपको बताने की जरूरत ना पड़ेगी, मैं खुद ही से ही और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। फिर भी जितनी जानकारी 9th स्टैंडर्ड में होनी चाहिए उतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब 10th स्टैंडर्ड या अबो 10th 11th 12th के लिए के अकॉर्डिंग इसका और भी डिटेल्स है, तो मैंने इतना डिटेल्स नहीं आपको बताया, जितना बताना था वो बता दिया। अब आगे चलते हैं, ये कैसे काम करता है, ओके। थोड़ा बुक पे चलती हूँ मैं, क्या क्या दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 बीन शेप किडनीज ये सिचुएटेड होती है वर्टिब्रल कॉलम के ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द एब्डोमेन मतलब पेट के पिछले वाले हिस्से में ये प्रेजेंट होती है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ, ये भी मैंने बताया कि इट इज नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, ये काम करता है सबसे ज्यादा। ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक थिन वॉल्ड अपर पार्ट कॉल्ड द बॉमेंस कैप्सूल, इसे हम बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन इट कॉल्ड द ग्लोमेरुलस, ये जो कैपिलरीज की जो नेटवर्क दिख रहा है, जाला दिख रहा है, जो थ्रेड ऑफ बॉल्स मैंने बोला, उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। द यूरिया प्रोड्यूसिंग द लीवर कम्स इनटू द ब्लड, जो यूरिया हमारे लीवर में बनता है वो यूरिया ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। अब वो जो ब्लड है यूरिया के साथ, मतलब यूरिया जिसमें डिजोल्व है या मिक्स है, ऐसा ब्लड कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, किडनी में आता है हम बोलेंगे, या यहाँ आता है। When the urea containing blood comes into the glomerulus, जब वो ग्लोमेरुलस में आता है, it is filtered through its capillaries and urea and other similar substances are separated from it। क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर बहुत शॉर्ट में ही दिया आपकी बुक में, यहाँ पर ब्लड आया, इसके अंदर जो यूरिया प्रेजेंट था और यूरिया के जैसे और भी हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंस थे जो प्रेजेंट थे, इसी के साथ साथ यूजफुल सब्सटेंस भी, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, यूजफुल सब्सटेंस भी मिक्स थे, यूरिया भी मिक्स था ब्लड के साथ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद यूरिया वाला जो ब्लड यहाँ पर आया, तो यहाँ से यूरिया जो है यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, इस पार्ट में चला गया, अंदर चला गया, ठीक है। वहां पर एक थिन वॉल है, वहां से वो अंदर चले गया, ठीक है। उसे एक वर्ड बोला गया, मैं बताती हूँ। हाँ, तो बॉमेंस कैप्सूल की जो स्पेस है, यहाँ जो स्पेस दिख रही है, इस स्पेस में क्या होगा, वो यूरिया एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्लड है वो घूम फिर के यूरिया को यहाँ छोड़ देगा, पर यूरिया के साथ साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस को भी वो यहाँ रिलीज कर देता है, ठीक है। यूरिन बन रही है स्टूडेंट, ओके, ब्लड आया है और ब्लड में से जो गंदगी है ना, जो अनवांटेड चीजें है, वेस्ट मटेरियल है, यूरिया, जैसे यूरिया बताया गया है, पर यूरिया के साथ साथ और भी वेस्ट चीजें हमारी बॉडी में हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर चले जाएगी और इसी के साथ साथ कुछ यूजफुल चीजें भी वहां चले जाएगी, ओके।
सो अब यहाँ मैंने एरो से शो किया, दिख रहा है आपको ये ऐसा, तो ये एरो से इसका मतलब है कि यूरिया यहाँ आ गया और ये जो ब्लड है अब वापस निकल चुका है। ठीक है, मान लो कि अब प्यूरिफाई हो चुका है और निकल चुका है। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन्स है इसके पूरे आजू बाजू जो है ये जो होती है ना, ये ऐसी पूरी पूरी घिरी हुई होती है। ठीक है, पूरी तरीके से घिरी हुई होती है ये कैपिलरीज जिसको हम बोलते हैं। तो ब्लड आता है एफरंट वेसल से और निकलता है इफरंट वेसल से, इतना ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आया ब्लड, यूरिया यहाँ एब्जॉर्ब हो गया और ये ब्लड निकल गया, पर अभी यूरिन बनी नहीं। इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं है। हाँ, फिर होता क्या है? ठीक है, अब यूरिया के साथ वाटर और भी यूजफुल चीजें वो सारी आगे बढ़ी, यहां से आगे आई। ओके, आपकी बुक में थोड़ा क्या लिखा है मैंने पढ़ा नहीं, मैं पहले समझा देती हूँ फिर उसको पढ़ लूंगी। ठीक है, अब यहां तक आई, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आई। अब यहाँ क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड वन इज द सिक्रीशन एंड फोर्थ वन इज द एक्सक्रीशन। ओके स्टूडेंट, तो अभी यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो चुका है, फिल्टर हो चुका है, अब आगे गया ये। अब यहाँ क्या होगा, तो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, कुछ यूजफुल चीजें जो है इस ब्लड इस यूरिया के साथ कुछ यूजफुल चीजें भी इस वेस्ट में चली गई थी, तो हमारी बॉडी में तो उसकी जरूरत है। तो जैसे कि NaCl है, ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड है, ये सारी चीजें यहाँ रीएब्जॉर्ब होगी। मतलब क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होगा मतलब आजू बाजू में जो भी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होगी उनमें वापस चले जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना ये ट्यूब्यूल की, ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि वो कुछ जो मटेरियल हो वो एक मेम्ब्रेन से आर पार जा सके। ठीक है, तो इसकी मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल है और यूजफुल चीजें भी इसमें आ गई गलती से, तो वो यूजफुल चीजें यहाँ से वापस ब्लड में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर आजू बाजू पूरी ब्लड की कैपिलरीज होती है, तो वो है NaCl है, ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड्स है, जिसमें NaCl और अमीनो एसिड 70% होता है और ग्लूकोज और वाटर जो है वो 95% होता है। ठीक है, ये पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यूरिन में कुछ चीजें होगी अनवांटेड और कुछ अच्छी चीजें तो निकल गई है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन हो चुका है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ब्लड में वापस से आ जाना, रीएब्जॉर्ब हो जाना। अब ये जो यूरिन का जो था वाटर के साथ का जो भी मिश्रण वेस्ट मटेरियल के साथ, वो अब आएगा यहाँ पर। ओके, लूप ऑफ हेनले में आएगा। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ जाने के बाद लूप ऑफ हेनले में जाने के बाद ये फिर से यहाँ पर एक रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। मतलब NaCl, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ तो आप समझ सकते हैं। ये चीजों का रीएब्जॉर्प्शन फिर से ब्लड में हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर ये जो वेस्ट है और इसी के साथ साथ वाटर भी बाहर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से वाटर जो यूरिन है जो फॉर्मेशन हो चुका है वाटर के साथ वेस्ट मटेरियल का जो मिक्सचर है ये यहाँ आएगा। यहाँ पर भी सोडियम और कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, मतलब फिर से वो बाहर जाएगा ऐसा। ठीक है, ये बाहर जाएगा और उसके बाद ये यूरिन जो है ये यहाँ पर आएगी। बार बार रीएब्जॉर्प्शन होगा, 3 टाइम्स हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन। एक बार प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रहा है, यहाँ पर भी लूप ऑफ हेनले में भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। और लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट कहाँ होता है, मेडुला में होता है। और यहाँ पर मोस्टली ये जो एरिया होता है ये सॉल्टी होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में सॉल्ट का जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है, तो ये एरिया सॉल्टी होता है। ठीक है, अब हमारा जो क्या बोलेंगे यूरिन जो है ये आ चुका है कलेक्टिंग डक्ट में। ओके स्टूडेंट, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, एक सिक्रीशन, एक तीसरी जो स्टेप हुई थी सिक्रीशन की, तो सिक्रीशन यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर चीजों का सिक्रीशन होता है और उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं इस डक्ट में से बाहर यूरिन इसको वो कनेक्ट होता है। ओके, यूरेटर को ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से यूरिन बाहर निकलेगी। ओके, अब यूरेटर में से ये बाहर निकलेगी और यूरिनरी ब्लैडर में आकर जमा हो जाएगी। एक टाइम के बाद जब यूरिनरी ब्लैडर
की लिमिट होती है, वैसे तो हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं बट एक लिमिट के बाद कंट्रोल करना मुश्किल होता है और फिर ये यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर निकल जाएगी। तो ये अब दिया था, ये जो मैंने समझाया। अब देख लेती हूँ आपकी बुक में क्या दिया है। वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सम अदर सब्सटेंस कैन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ बॉमन्स कैप्सूल, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था। The solution accumulated in this cavity of Bowman's capsule passes into the tubular part of the nephron। यहाँ से जो भी मटेरियल है वो नेफ्रॉन में मतलब आगे के पोर्शन में जाएगा एंड रीएब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। एंड रीएब्जॉर्ब होगा, इस मतलब इसमें से कुछ चीजें जो है वो जो यूजफुल है वो वापस से ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब नहीं बोलेंगे, इसे हम रीएब्जॉर्ब ही बोलेंगे स्टूडेंट। उसके बाद है यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग सॉल्यूशन। जो बचा हुआ सॉल्यूशन रहेगा उससे, ये सारा रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जो बचा हुआ सॉल्यूशन रहेगा उससे यूरिन बनेगी एंड आफ्टरवर्ड्स यूरिन इज गिवन आउट थ्रू द यूरेना द यूरिन इज कैरिड बाय द यूरेटर एंड स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगी यहाँ से लाकर और फिर यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाएगी। इसके बाद hence we are able to keep a control on, क्या लिखा है, urinary bladder is muscular, ये muscular होता है, ये मैंने पहले ही बताया। and we are able to keep a control on urination, हम कंट्रोल रख सकते हैं। though the kidney are a main organ of excretion in human beings, the skin and lungs also helps in the process of excretion। तो किडनी आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, फिर भी हमारी जो स्किन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है एक्सक्रीशन में और लंग्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करती है। अब छोटी सी जानकारी दी है, राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर पोजीशन दैन द लेफ्ट। ये जो राइट किडनी है थोड़ा सा नीचे होती है, ये थोड़ा सा ऊपर होती है। ईच किडनी हैज अप्रोक्सीमेटली 10 lakhs नेफ्रॉन। बताया गया कि एक किडनी में कम से कम अप्रोक्सीमेटली बताया 10 lakhs नेफ्रॉन्स होते हैं। The approximately 5 liters of blood which is present in the normal healthy person, एक है normal healthy person में 5 liters of blood होता है and this 5 liters of blood is filtered by the kidney about 400 times every day। हर एक दिन में 400 बार इस 5 लीटर ब्लड को ये किया जाता है, क्या बोलते हैं, क्लीन किया जाता है ना, फिल्टर किया जाता है। Thus every day the kidney filter about 190 liters of blood। मतलब एक दिन में किडनी 190 लीटर हमारी बॉडी में नहीं होता है, उसी 5 को बार बार हो जाएगा तो एक दिन में 190 लीटर ऑफ 190 लीटर्स ऑफ ब्लड इट कैन प्यूरिफाई और इट कैन फिल्टर फ्रॉम विच, और जिसमें से 1 to 1.9 लीटर्स ऑफ यूरिन इज फॉर्म। द रिमेनिंग लिक्विड इज रीएब्जॉर्ब। जो बचा हुआ लिक्विड रहेगा वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में। सो ये था किडनी का फंक्शन या किडनी के बारे में जो जानकारी थी वो दी है। अब देखते हैं थोड़ा सा डायलिसिस के बारे में। सो द इफिशियंसी ऑफ किडनी, अब किडनी की काम करने की क्षमता कुछ प्रमाण में अगर कम हो जाती है किसी वजह से, इन्फेक्शन हो सकता है या हो सकता है कि कहीं हमें कुछ इंजुरी हो चुकी हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सिस्ट बना हो या कोई भी, तो इन केस दिस हैपेंस एन एक्सेस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट इन द बॉडी। अब ऐसा जब होता है और किडनी काम करना बंद कर दे या कम कर दे, उसका इफिशियंसी कम हो जाए, तो क्या होगा, जो टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इट विल एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी एंड इट कैन लीड टू डेथ। इससे हमारी डेथ हो सकती है। इफ किडनी फेल, नाइट्रोजनस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ मैनमेड मशीन। हाँ, अगर किडनी फेल्स है तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को एक मशीन के द्वारा, मैनमेड मशीन द्वारा इस ब्लड को क्लीन किया जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस मैनमेड मशीन इज कॉल्ड एज डायलिसिस। उसे हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। बहुत बार सुना होगा आपने, किडनी काम नहीं कर रही है, डायलिसिस चाहिए, ऐसा सुना होगा आपने किडनी वाले पेशेंट का। सभी किडनी वाले पेशेंट का नहीं, जिनकी किडनी प्रॉपर काम नहीं करती है या काम करना बंद करती है, ऐसे। तो डायलिसिस होता कैसा है, ऐसा क्वेश्चन कभी आया भी होगा माइंड में। तो डायलिसिस में होता क्या है, जो किडनी काम करती है वही वो मैनमेड मशीन काम करेगी। यहाँ क्या होता है, ब्लड जो है वो हमारी बॉडी का जो ब्लड है किडनी में जाता है, प्यूरिफाई होता है और वही ब्लड फिर हमारी बॉडी में घूमता है। ऐसे ही ये डायलिसिस में क्या होगा, एक हमारी बॉडी में से, हमारे हाथों में से एक पाइप, 2 पाइप्स लगे होंगे मान लो, और 2 पाइप्स में से एक पाइप में से ब्लड निकलेगा, मशीन में जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, जो भी वेस्ट मटेरियल वो निकालेगा और फिर से हमारी बॉडी में वो ब्लड लगा दिया, वापस पास किया जाएगा, ठीक है।
सो क्या लिखा है, अबाउट 500 ml ऑफ ब्लड इज सेंट ऑफ एट वन टाइम, एक बार में 500 ml मिलीलीटर ऑफ ब्लड इस मशीन के थ्रू जाता है। प्यूरिफाइड ब्लड इज री इन्फ्यूज इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, और फिर जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस से हमारी बॉडी में पास किया जाता है। ठीक है, तो अब ये टॉपिक था पूरा। अब मैंने कहा तो था कि प्लांट्स का भी समझाऊंगी, बट स्टूडेंट काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो, तो आज इतना ही। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, सो आई होप, मुझे ऐसा लगता है मैंने काफ़ी मेहनत की, हो सकता है कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाती है बहुत बार, तो आप उतना कंसिडर कर लेंगे, और आपके कमेंट्स मुझे शो करेंगे कि हाँ सच में मैंने भी कुछ मेहनत की और मेरे बच्चों को भी कुछ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक यू, गुड बाय।